नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी, लोक भवन में बैठक जारी। विकास परियोजनाओं के संबंध में हो रही है बैठक। वाराणसी अयोध्या की विकास परियोजनाओं के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। तो इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें विकास परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हो रही है। सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है किस प्रकार से वाराणसी अयोध्या में और विकास किया जाए, क्योंकि ये पर्यटन नगरी भी है, दूर दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं और इसके अलावा धर्म नगरी भी है। तो दोनों ही वाराणसी और अयोध्या में किस प्रकार से विकास की लहर और ज्यादा तेज की जाए उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। क्या नए नए प्रोजेक्ट्स है वाराणसी और अयोध्या को लेकर के, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी सरकार में चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से विकास और किया जा सके। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी है, लोक भवन में बैठक जारी है और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आगामी त्योहारों को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अयोध्या और वाराणसी में दूर दूर से यात्री आते हैं। तो इस लिहाज से भी वाराणसी और अयोध्या पर मेन फोकस है सरकार का और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो इस लिहाज से माना जाए कि कई बड़े बदलाव होने की संभावना है और इसी के साथ साथ कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहरहाल अगर इस बैठक को ब्रीफ किया जाएगा तो ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वाराणसी और अयोध्या के संदर्भ में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी है, लोक भवन में बैठक जारी है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। न सिर्फ वाराणसी और अयोध्या बल्कि इसके अलावा इसके इर्द गिर्द के बाकी जिलों के लिए भी, शहरों के लिए भी, कस्बों के लिए भी चर्चा हो रही है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी है, लोक भवन में बैठक जारी है। इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी हम जल्द ही लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बैठक में होना संभव है, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर तो यही जानकारी कि वाराणसी और अयोध्या की विकास परियोजनाओं से संबंधित ये बैठक है। लेकिन इन दोनों बड़ी धर्म नगरियों को लेकर के क्या कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में, ये भी देखने वाली बात। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता एसके वाजपेयी। वाराणसी और अयोध्या के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक ले रहे हैं। तो इस लिहाज से ये माना जाए कि वाराणसी और अयोध्या के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो पौराणिक धार्मिक स्थल हैं उनका विकास बेहतर तौर पर किया जाए, चाहे वो अयोध्या हो या काशी हो, दोनों पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है और लगातार जो मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं वो इन जिलों में चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात करें तो भगवान राम की नगरी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए उसको लगातार सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण लगातार वहां पर चल रहा है। भगवान राम और हनुमानगढ़ी के मंदिर से लेकर विभिन्न घाटों तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां पर आने वाले लाखों की संख्या जो श्रद्धालुओं की होती है वो वहां पर आसानी से पहुंच सके। और अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको इंटरनेशनल होटल्स की जो सुविधाएं हैं वो भी वहां पर मिल सके, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फोकस अयोध्या पर है। चूंकि राम मंदिर का निर्माण भी लगातार अयोध्या में चल रहा है, तो इन बहुत सारी परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा बैठक आज लोक भवन में कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक लोक भवन में शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बैठक में मौजूद हैं। दूसरा बड़ा शहर है काशी, जिसमें बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सहयोग से कराया गया है, जिसमें जो बहुत सारे भवन, बहुत सारे मंदिरों को हटाया गया था, उन स्थानों पर
बेहतर ढंग से नव निर्माण और साथ ही साथ पुनरुद्धार का कार्यक्रम जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो काशी के विभिन्न घाट हैं, उन घाटों पर भी लगातार सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। साथ ही साथ गंगा की सफाई भी लगातार की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काशी से जलमार्ग को भी शुरू कराया गया है, तो जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इन दोनों शहरों का विकास कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जो तय समय सीमा है उसके अंदर चीजों को पूरा कर लिया जाए। अगर कहीं कोई अड़चन है तो उसकी वजह क्या है, उसको दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री का फोकस उत्तर प्रदेश के धार्मिक महत्व के उन पौराणिक स्थलों पर है जिनको अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार विकसित कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अपना विकास कर रहा है, वहीं धार्मिक पर्यटन को भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी ये सारे वादे किए थे, जिसमें काशी विश्वनाथ और साथ ही साथ भगवान राम का मंदिर अयोध्या शामिल था। तो कहीं ना कहीं उन पर अब तक क्या स्थिति है और अब तक कितना काम हुआ है, परियोजनाएं कहां तक पहुंची हैं, उन पर इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर क्या हुआ है, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में लेंगे और जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जो कि दोनों धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उसको मुख्यमंत्री आज देखेंगे और क्या चीजें अब तक हुई हैं, आगे का एक्शन प्लान क्या है, कब तक चीजों को पूरा कर लिया जाएगा, जो समय सीमा प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है क्या उसी पर काम आगे बढ़ रहा है, इन सारी विषयों पर मुख्यमंत्री ये बैठक आज अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। एस के वाजपेयी, इसी के साथ साथ क्या आगामी त्योहारों को देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि चैत्र नवरात्र आ रही हैं और रामनवमी आ रही है और चैत्र नवरात्र को लेकर के मौजूदा सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें चूंकि ये दोनों धार्मिक महत्व के पौराणिक स्थल हैं और यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जिलों में है, तो सीधे तौर पर जहां तक इन आयोजनों का सवाल है, चाहे वो नवरात्रि को लेकर हो या रामनवमी को लेकर हो, तो 22 से 30 मार्च के बीच में पूरे प्रदेश भर के सभी जो शक्तिपीठ हैं, भगवान राम के जो मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, वहां पर अखंड रामायण और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाना है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर्स को जारी कर दिए गए हैं। तो उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक खास तौर पर अयोध्या और काशी से जुड़ी हुई विकास परियोजनाओं को लेकर है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर फोकस है और उन पर काम की स्थिति क्या है वो मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर समीक्षा करते हैं और देखते हैं, आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। अगर कहीं कोई समस्या है, चाहे वो बजट संबंधी हो या किसी परमिशन को लेकर हो या कोई अन्य विषय है, तो उस पर मुख्यमंत्री का निर्देश आगे के लिए जारी होता है या संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वो इन परियोजनाओं में जो वहां पर निर्माण करता है या जो टाउनशिप आगे विकसित कर रहे हैं, सोलर सिटी के रूप में काम कर रहे हैं, श्री राम एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, उनको प्रशासन से पूरा सहयोग मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी होते हैं। तो उसी क्रम में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन दोनों महत्वपूर्ण जिलों को लेकर समीक्षा बैठक है। ठीक है इसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर हम बता दें आपको, लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थी पहुंचे शिक्षा मंत्री के आवास, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने आवास का घेराव किया है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का अभ्यर्थी घेराव कर रहे हैं। तो ये बहुत पुराना मसला एक बार फिर से उजागर हो रहा है। आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवास का घेराव किया है और अब देखिए कि वहां पर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, सभी जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं आरक्षण करने के लिए, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि इस खबर को, इस मुद्दे को विपक्ष ने खूब भुनाया भी था और सरकार पर हमलावर भी हुई थी। और इसी के साथ साथ ये मसला एक बार फिर से उजागर होता है, फिर से अभ्यर्थी पहुंचते हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का अभ्यर्थी घेराव कर रहे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मसले में सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला कब तक लिया जाता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर से शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।
भ्रष्टाचार भर्ती मामले को लेकर के सारे अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पहुंचे हुए थे संदीप सिंह की आवाज में, जो कि राज्य मंत्री हैं और इसमें शिक्षा मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इनके घर के बाहर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो हैं बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आई हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इसको लेकर के ये लगातार महिलाएं जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि पुलिस जो है इनको जबरदस्ती यहाँ से हटा रही है और यहाँ से हटा करके ये बताना चाह रही कि अब यहाँ से हट करके कहीं अलग जाए, प्रदर्शन करें और शिक्षा में जो आपस में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम इनसे जानते हैं क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग यहाँ बैठी? हमारा 800 की लिस्ट आई है 5 जनवरी 2022 को। मुख्यमंत्री का आदेश था कि इन बच्चों का आरक्षण भी संगति हुई है, इनकी विसंगति सुधार के इनको नियुक्ति दिया जाए, लेकिन मनवादी अधिकारियों ने हमारे लिस्ट को कोर्ट में फंसा दिया है। कोर्ट में फंसा के फिर हमारी कल हमारा 13 मार्च 2023 को 1 साल के बाद फैसला आता है कि हमारी लिस्ट को ख्वाहिश कर दी गई है, हमारी 800 की लिस्ट को ख्वाहिश कर दिया गया है। अब हम लोग जी नहीं पाएंगे, हमको न्याय चाहिए। सरकार डबल बेंच जाए, हमारी 800 की लिस्ट बहाल करे, हम लोग को नियुक्ति दे, वरना हम लोग अब मर जाएंगे, हम लोग अब जाएंगे नहीं। आप लोग क्या मांगे हुई, क्या बातचीत हुई कोई? हमारी है कि अब लचर पैरवी को जैसे हम लोग कोर्ट में हार गए हैं, अब सरकार डबल बेंच जाए और हमारी लिस्ट को बहाल करके लाके हम लोग को शिक्षक भर्ती में शामिल करके हमको नियुक्ति पत्र दे। मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद आप लोग यहाँ बैठी हो? कोर्ट कभी न्याय नहीं देता सर। आप बताइए, जो सरकार हमको लिस्ट दी योगी जी के कहने पे, वो सरकार कोर्ट में खड़ी होकर हमारे लिए लड़ी भी कि हमसे गलती हुई है, त्रुटियां हुई, हमें 800 लिस्ट दिए हैं, इनको प्रोसीड करना चाह रहे हैं। फिर वो जज कैसे हम लोगों को 800 रद्द कर सकते हैं? आप बताइए, जब सरकार हमारे साथ खड़ी रही, सरकारी वकील जाके बहस किया हमारे पक्ष में, फिर वो गलत कैसे 800 लिस्ट हो सकती है? आज किस बेस पे उसको रद्द किया गया? और तो आरक्षण को खत्म किया गया है, जबकि नियमावली में आरक्षण है, बेसिक में आरक्षण है। किस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से पुलिस जो है जबरदस्ती यहाँ से हटाना चाह रही है और हटा करके यहाँ से इको गार्डन ले जाना चाहती है। और उसको देखिए, अभ्यर्थियों ने फिलहाल उनकी पकड़ रखे हैं कि इन अभ्यर्थियों को यहाँ लेकर न जाओ, उनको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए, लेकिन पुलिस बल अपना पूरा प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और पुलिस बल उनको पकड़ करके जो है जबरदस्ती यहाँ से हटाना चाहते हैं इन अभ्यर्थियों को। फिलहाल यहाँ से अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से हटाने का प्रयास जो है वो पुलिस करती नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पे इन अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 69,000 भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे हैं और सड़कों पे रह करके अपनी मांगों को लेकर के जो है प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर मांगों की बात की जाए तो माननीय मंत्री इसके आवास पे पहुंचे हुए हैं अभ्यर्थी, और फिलहाल अभी अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ से हटा करके इको गार्डन भेजने की पूरी तैयारी है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। 69,000 तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और तमाम हमने आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई किस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि हम कितना लंबा संघर्ष इसके लिए कर चुके हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सैकड़ों की संख्या में आज अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिन्होंने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है और तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है और एक बार फिर से मामला उजागर होता है। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने के लिए, लेकिन इस पूरे मसले पर हल कब तक निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को अब कोर्ट में जो आदेश हुआ था उस आदेश के बाद से आज जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास पे पहुंचे हैं, यानी कि आवास पे पहुंच करके अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन अपना शुरू किया और धरना प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, यानी कि पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उनको हटाने के लिए यहाँ से। उसके बाद से इन्हें इको गार्डन भेजा गया है, यानी कि 13 तारीख को कोर्ट में 68,000 चयन की समिति को लेकर के आदेश आया था। उसके बाद अभ्यर्थियों में एक लाचारपन आया था, जिसके बाद से अभ्यर्थी जो है लगातार जो है अपनी
अपनी पैरवी कोर्ट में करना चाह रहे थे, यानी कि उसके बाद से अगर कहीं न्याय नहीं मिला तो सरकार से एक ही न्याय थी कि उन्हें भर्ती को चिन्हित किया जाए और उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। इसको लेकर के वो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए थे। कोई अपने बच्चे को लेकर के पहुंचा हुआ था अभ्यर्थी, तो कोई अपने पति के साथ में आया था, यानी कि अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंच करके ये सरकार से विरोध जता रहे थे कि हमें नौकरी दी जाए, हम लोग इसके पात्र हैं और हमें नौकरी जो है मिलनी चाहिए। उसको लेकर के माननीय मंत्री जी के आवास से पहुंचे हुए थे, यानी कि तकरीबन 2 घंटे के आसपास इस प्रदर्शन को हुआ। उसके बाद से यहाँ से उन्हें पुलिस बल की ताकत से और उनकी जबरन से उनको यहाँ से हटा करके इको गार्डन भेज दिया गया है। फिलहाल माननीय मंत्री जी अपने आवास में मौजूद थे और मौजूद होने के बाद से ना अभ्यर्थियों का हालचाल लिया कि आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आवास से निकलते हुए सीधे जो है अपने कार्यालय की ओर चले गए। तो साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर कभी लाठी तो कभी डंडे तो कभी हटाए जा रहे हैं, कभी भगाए जा रहे हैं, तो उस तरीके से प्रदर्शन जो है काफी लंबे समय से चला रहा, लेकिन उन अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। जी संदीप, इसी के साथ साथ मौजूदा समय में सरकार का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी तक की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में सरकार जो है कोर्ट का पक्ष जानना चाह रही थी। कोर्ट की तरफ से अगर सरकार की तरफ से अगर पैरवी की होती तो कोर्ट में निर्णय अच्छे से निकलते, उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल पाता। यानी कि साफ तौर पे सरकार की तरफ से न कोई अभी तक कोई पैरवी नहीं की गई थी, जिसके कारण जो है अभ्यर्थियों ने इस बात का विरोध जताया था कि सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई कोर्ट में, इसको लेकर के हम लोगों की फाइल जो है वो खारिज कर दी गई है। तो इसका विरोध वो लगातार जता रहे थे। आज अभ्यर्थी जो धरने पे बैठे हुए थे वो इन बातों का विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही साथ में वो अपनी पुरानी मांगों को लेकर कि हम अभ्यर्थियों को लगभग कई वर्ष हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस न्याय की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास से पहुंचे थे। यानी कि शिक्षा मंत्री से बड़ी उम्मीदें थी उन अभ्यर्थियों को, लेकिन आज अभ्यर्थियों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि ना 5 सदस्यीय मुलाकात हुई, ना मंत्री से बाहर निकल के मिलने के लिए आए। तो फिलहाल अभ्यर्थियों को यहाँ से इको गार्डन भेज दिया गया है और आगे कि अब जो नीति होगी वो किस तरीके से इन अभ्यर्थी करते हैं, क्या प्रदर्शन का ही रास्ता वो अपनाएंगे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आज हताश होकर के इन अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ रहा है इको गार्डन में, और लेकिन ये धरना अभी तक जारी रहेगा। इसमें कोई भी अपडेट होगी संदीप हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुटने के लिए कह रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी अपने कार्यकर्ताओं की वोट बटोरने की पाठशाला चला रहे हैं। सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने सरकारी आवास पर संजय निषाद कार्यकर्ताओं को वोट और बीवी में समानता बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में संजय निषाद और कुछ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इसमें निषाद अध्यापक की भूमिका और कार्यकर्ता छात्र की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में संजय निषाद कह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति में एक वोट दिखना चाहिए, यही नहीं अपनी बीवी में भी एक वोट देखो। वीडियो में संजय निषाद कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि बीवी क्या है, जवाब में कार्यकर्ता कहते हैं कि बीवी वोट है। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं पहले। आपकी बीवी क्या है? बीवी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीवी क्या है? बीवी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीवी क्या है? बीवी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है। तो हमने आपको ये वीडियो सुनाई और इसमें मंत्री साहब कह रहे हैं कि बीवी क्या है, बीवी है वोट। तो सीधे तौर पर ये वीडियो आप सभी के सामने है, ये आप सभी को निर्धारित करना है कि क्या इस प्रकार की भाषा किसी मंत्री की ओर से सही ठहराई जा सकती है, क्या किसी महिला की तुलना वोट से की जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल। और वो भी तब जब इस सरकार में नारा दिया जाता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बावजूद इसके इस प्रकार की बातें महिलाओं के लिए की जा रही हैं। और बहरहाल संजय निषाद इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी जानने का विषय है कि आखिरकार वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं। लेकिन अब सफाई तो बेशक इस पर आए,
और प्रतिक्रिया तो बेशक इस पर आए, लेकिन जो असल वीडियो थी वो सबके सामने आ चुकी है और इस वीडियो पर सभी सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी भाषा है, किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी देश की आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए। बीवी क्या है वोट, ये सीधे तौर पर संजय निषाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि ये कहा गया है कि हर मंत्री, हर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करे और बताए कार्यकर्ताओं को कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है और बीजेपी का और अन्य पार्टियों का जो सहयोगी पार्टी है उनकी किस तरह से मजबूत करना है वोट को। लेकिन यहां पर मंत्री जी पाठशाला में कुछ और ही पढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, वोट की तुलना बीवी से करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर वो क्या सफाई देते हैं ये भी जानने का विषय है, लेकिन सीधे तौर पर यह बहुत ही निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आधी आबादी के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार के शब्दों का चयन होता है कि वोट की तुलना बीवी से कर दी जाए। हालांकि इस पूरे वक्तव्य के पीछे क्या मकसद रहा मंत्री जी का, क्यों आखिरकार ये बात कही गई, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीधे तौर पर जब ये बात किसी मंत्री के मुंह से निकलती है कि बीवी क्या है वोट, तो इसके मायने भी समझना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में किस प्रकार की भाषा को उतारा जा रहा है, किस प्रकार वो सोचते होंगे कि जनता के बीच में जाना है, क्या इस प्रकार की बातों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता मान लीजिए यही बात जनता के बीच में लेकर के जाए तो क्या मैसेज जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बिगड़े बोल पर ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बिगड़े बोल और उन्होंने कहा कि बीवी क्या है वोट। हम ये वीडियो भी आपको बार बार दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देख करके आप निर्धारित कीजिए कि आखिरकार क्या ये भाषा जायज है। बीवी है कि वोट है, तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। क्या दिखाई देना चाहिए बोलो। तो आपकी बीवी क्या है, बीवी है कि वोट है, तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। क्या दिखाई देना चाहिए बोलो। हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फोन लाइन पर है। संजय निषाद जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो आपकी बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप बीवी की तुलना वोट से कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहती हूं कि इस बयान के पीछे क्या मकसद था और क्या यह भाषा जायज ठहराई जा सकती है। सर संजय निषाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय निषाद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैंने अपना सवाल आपके सामने रख दिया है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा बीवी की तुलना वोट से की है। क्या इस प्रकार की भाषा को जायज ठहराया जा सकता है और इसके पीछे सबसे पहले मकसद मैं आपका जानना चाहती हूँ कि क्या था? देखिए, मंतव्य यही है कि मैं किसी चीज को समझाने के लिए उदाहरण सर, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण कार्यकर्ताओं के बीच में देना सही लगता है आपको? है उस वोट को भी समझिए कि कम से कम इलेक्शन में कि आपके कभी कभी देखने को समझा रहा था कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ा था, उसको एक वोट मिला तो उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हमारी बीवी तो वोट दी होगी, वो कहाँ चला गया मेरा वोट। तो ये हुआ कि कहीं आपका परिवार वोट में है कि परिवार ही रह गया है। मैं उन्हें समझा रहा था कि कम से कम आप अपनी बीवी को बीवी के साथ साथ वोट भी समझिए कि वोट है। ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी वोट है और वोट के वजह से देश लोकतंत्र बनता है। हम इसीलिए समझा रहा था कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, और कि असली भगवान वोटर है। और तो बीबी के लोकतंत्र का ईश्वर के रूप में भी है कि वो भी एक वोट देकर इस देश का विकास करेगी। और ऐसा नहीं है कि खाली वो परिवार है कि आप कहो कि नहीं
यहाँ वोट डाल दो वहाँ दो, उसको भी जानकारी होना चाहिए कि हम वोट देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक, लेकिन परिवार सर के आपकी लोगों को भाषा भी- पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि बीवी की तुलना वोट से की जा रही है और इसलिए विपक्ष भी इस पर नहीं, सवाल बीवी खड़े कर के- रहे मैंने कहा हैं। बीवी फखरुल है हसन कि- चंद हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आखिरकार बीवी की तुलना वोट से की जानी चाहिए, महिला की तुलना वोट से की जानी चाहिए? फखरुल हसन जी। देखिए संजय निषाद जी इससे पहले भी भगवान राम के बारे में जो टिप्पणी कर चुके हैं और आज वो जिस तरीके से महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम समझते हैं ना ये धर्म का सम्मान करते हैं ना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो इनको अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छा मौका है कि आप भगवान राम के बारे में जो आपने बोला था उसके लिए आज माफी मांग लीजिए, महिलाओं के बारे में जो आप बोल रहे हैं उसके लिए माफी मांग लीजिए। ये आपके सामने एक मौका है, एक अवसर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कोई जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के साथ, उनके हाव भाव के साथ उसी में मेल मिल जाता है। संजय निषाद जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये गलत दल में हैं और गलत दल की संगत में पड़ के ये लगातार कभी धर्म पे बयानबाजी करते हैं, कभी महिलाओं पे बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और चरित्र है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, बलात्कारियों का। संजय निषाद जी, देखिए आप जिस पार्टी के साथ है इसी वजह से समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है कि आप गलत पार्टी के साथ है, लेकिन आप व्यक्ति तो अच्छे हैं। तो जनता तय करती है कि कौन पार्टी गलत है, कौन सही है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन सही है। अगर समाजवादी पार्टी सही थी तो 30 साल में इन महिलाओं के लिए क्या किया? आखिर महिलाओं ने क्यों साथ छोड़ दिया, जनता ने क्यों साथ छोड़ दिया, पिछड़ों ने क्यों साथ छोड़ दिया? इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए ना। दलितों ने क्यों बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ सभी जातियों ने क्यों छोड़ दिया? लेकिन सर आपके इस बयान से महिलाएं रूठ भी सकती हैं। नहीं, कोई रूटे नहीं, महिलाएं। और आप खुद बात है कि कर रहे हैं हम- संत समाज की, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है आपके इस बयान से महिलाएं भी रूठ सकती हैं। सर आधी आबादी को ये बात बुरी लग सकती है। देखिए, अधूरा बयान काट कर कोई भी वायरल करे जिसे गुस्सा है। मैं महिलाओं की तुलना ईश्वर से की है कि द रियल गॉड इज द डेमोक्रेसी। सर न्यूज़ वन इंडिया अपनी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है और हम पूरी निष्पक्षता के साथ खबर को दिखाते हैं। हमने कोई वीडियो नहीं काटी, जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर भी लगातार आरोप है कि सर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं फखरुल जी, लेकिन आपकी पार्टी के साथ भी कोई नहीं खड़ा है आज, ना महिलाएं ना संत समाज, और इसके अलावा और भी आरोप लगाए हैं संजय निषाद जी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं तय करना है, जनता को तय करना है। जब हमें 36% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया तो हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी। वो वोट महिलाओं का भी है, संतों का भी है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी है, किसान, मजदूर, नौजवानों का भी है। तो संजय निषाद जी गलत पार्टी में है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, धर्म का सम्मान नहीं करती, धर्म के नाम पे केवल बंटवारा। अच्छा, मतलब संजय निषाद जी कोई बयान देंगे तो उसमें बीजेपी की गलती है, संजय निषाद जी की गलती नहीं है? संजय निषाद जी तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। नहीं, संजय निषाद जी अच्छे व्यक्ति हैं, गलत दल में उनकी संगत में भाजपा की पड़ के वो इस तरीके के बयान देते हैं। मैं समझता हूँ संजय निषाद जी को पार्टी छोड़ के फिर से विचार करना चाहिए। संजय निषाद जी, आप इस पर विचार करेंगे? निश्चित रूप से अगर है तो उस पर हम बैठ के विचार करेंगे। विचार करेंगे। हम महिलाओं के साथ खड़ी, हमारी पार्टी खड़ी है, हमारे यहाँ महिला मोर्चा खुद ही है, सबसे स्ट्रांग महिलाएं हैं, सबसे तेज है। महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में सबसे अधिक है और अधिक जितना सम्मान हम अपने पुरुषों को देते हैं उतना सम्मान हमारे महिलाओं को भी है। उतने उनको भी अवसर देते हैं बोलने का भी और उनको खड़ा होने का, बैठने का भी। संगठन में भी हमारे पास एक विंग है, उनको इसीलिए ले चल रहे हैं कि वो अपनी आधी आबादी है, वो खुद अपने यहाँ जागरूक हो और आधी आबादी खुद विधानसभा में दिखाए, लोकसभा में दिखाए। अभी तक 75 साल हो गया, केवल 27% महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाई, बाकी कहाँ चले गए इन लोगों ने? हम चाहती पूरी महिलाएं जिस तरीके से पुरुष आत्मनिर्भर है उसी से हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर। लेकिन संजय निषाद जी, इसके बीच में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बयान आपने दिया है कि एक महिला एक वोट, एक बीवी एक वोट, ये जो बयान आपने दिया है कि क्या ये जायज है? क्या आप इस पर अभी भी खड़े हैं, इस बयान पर? क्या हमारी माता, मेरी माँ जो है, मेरी बेटी जो बहू है, क्या वोट नहीं है?
मैं कह रहा था कि आप बीबी के साथ उसे वोट के रूप में भी देखिए कि वोट है तो वोट कहाँ पड़ना चाहिए। उसे भी हमने जो प्रोग्राम मेरा है कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, हमें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना है राजनीति, और ये भी पढ़ाना उनको रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है तो परिवार भी तो वोटर है ना, हम अपने परिवार को भी तो पढ़ाएंगे कि वोट में कितनी शक्ति है। चलिए ठीक है, तो ये कहने फकरुल जी, एक महिला एक वोट, एक बीवी एक वोट, क्या ये बयान सही है? नहीं, देखिए संजय निषाद जी सोचते हैं कि महिलाओं को ये नहीं पता है कि उनको वोट कहाँ डालना है। वो ये सोचते हैं कि महिलाएं नहीं जानती कि उनको किस दल को वोट देना, कहाँ वोट देना। अरे महिलाएं पूरा घर चलाती, जो अपने घर का बजट बना सकता है, घर चला सकता है, वो देश भी चला सकता है। तो संजय निषाद जी ये मत सोचिए कि महिलाओं को ये नहीं पता है कि उनको किसको चुनना है, कहाँ वोट डालना है। आज गैस के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, महिलाओं से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता है, उनसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझता है। नहीं, समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहती है कि एक बीवी एक वोट वाला ये बयान ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। मैंने कहा ना कि संजय निषाद जी जो है महिलाओं को समझते हैं, महिलाओं को पता नहीं है कि उनको क्या करना है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के हर फील्ड में आगे, आप तो वो आर्मी में भी हैं, लेकिन संजय निषाद जी सोचते हैं कि महिलाओं को ये बताना पड़ेगा कि उनको वोट कहाँ डालना है, उनको समझाना पड़ेगा कि वोट कहाँ डालना है। तो देखिए वोट नहीं होती महिलाएं इस देश की शक्ति। ठीक है, आप सभी से आग्रह है आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस विषय पर बने रहेंगे।